हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास, कल आपने पढ़ा था लास्ट टॉपिक डिफॉरेस्टेशन। इससे आगे का टॉपिक हम आप आज कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि रिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा था। जब हम प्लांटेशन करते हैं या फिर हम प्लांट्स को लगाते हैं तो यहाँ पे क्या रहे, इसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। इसके उल्टा जब हमने प्लांट्स को काटा, जंगलों की कटाई की, तो हमने क्या देखा, हमने उसे क्या कहा, हमने उसे कहा रिफॉरेस्टेशन। तो जो डिफॉरेस्टेशन के कारण है, हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन के कारण कौन कौन से होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि क्या है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्य या औद्योगिक कृषि। कल मैंने आपको बताया था जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जंगलों की कटाई होती है। तो इन सब का जो निर्माण होता है वो भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का रीजन है। जैसे कि आप देखिए, जो नई इमारतें या सड़कें और अन्य जो बुनियादी सुविधाओं का जो निर्माण होता है, ये किसका कारण है, डिफॉरेस्टेशन का कारण है। क्योंकि जब भी कोई नई चीज बनती है, जैसे कि कोई इमारत बन रही है, कोई सड़कें बन रही हैं, या फिर कोई स्कूल बन रहे हैं या हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जंगलों की कटाई की जाती है। तो नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे तो इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। जैसे उनके लिए फिर और ज़्यादा स्कूल चाहिए होंगे, और ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए होंगे, और ज़्यादा फैक्ट्रीज का फॉर्मेशन होगा, जो सड़कों का निर्माण और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो वनों की कटाई होगी, जंगलों की कटाई होगी, वो और ज़्यादा होने लगेगी। तो ये क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा एक। नेक्स्ट आप देखेंगे, जो पेड़ों और वन क्षेत्रों की बढ़ती कटाई के लिए खनन एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। खनन में क्या होता है, जो भी आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं, या फिर जैसे कि जो भी खुदाई होती है, खनन कार्य किसके लिए किया जाता है, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, खनन कार्य किए जाते हैं। तो ये भी क्या है, वनों की कटाई का एक बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट जो लास्ट आपके पास आता है कि अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जलवायु परिवर्तन मुख्य प्राकृतिक कारणों में से एक है जिसके परिणाम स्वरूप वनों का नुकसान हुआ है। अब क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे फैक्ट्रीज भी बन रही हैं। फैक्ट्री से क्या हो रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जो फैक्ट्री से जो भी गैसें निकलती हैं उनसे क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसका एग्जांपल हमने देखा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और कुछ प्लांट होते हैं कि उन्हें क्या होता है कि कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, बढ़ते टेम्परेचर के कारण वो जो प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने देखे कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन कारणों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो है कि इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की कटाई के हमारे पास क्या प्रभाव आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है कि लॉस ऑफ हैबिटाट फॉर वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। हमने देखा था कि जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनका जो हैबिटाट होता है या घर होता है वो कौन है, वो जंगल है। तो जैसे जंगलों की कटाई होगी तो फिर क्या होगा, जो हैबिटाट लॉस यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे जो एनिमल्स होंगे वो बेघर होने लगते हैं। इसका जो आप देख सकते हैं इफेक्ट है कि जब आप देखते हैं कि आप जो गुलदार होता है वो बहुत इजली जो बस्तियां होती हैं या फिर जो पॉपुलेशन वाली जो जगह होती है वहाँ पे आ जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वनों की जो कटाई लगातार हो रही है और उसका क्या हैबिटाट लॉस हो रहा है। तो जब उसका हैबिटाट लॉस हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो अब कहीं भी जैसे कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी आ जा रहा है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। जब बहुत अच्छे जंगल थे, बहुत घने जंगल थे, तो जो गुलदार होता था वो अपने जंगलों से बाहर नहीं निकलता था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि
जो विभिन्न जो जानवर होते हैं और प्रजाति होती है उनके आवास को तो नुकसान पहुंचता है, प्लस उनका जो हमने कल पढ़ा था फूड चेन के बारे में पढ़ा था, यानी फूड चेन में क्या हो रहा था कि एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो जैसे जैसे जंगल कटेंगे वैसे वैसे जो जानवर होंगे वो विलुप्त होते जाएंगे और फूड चेन यानी जो खाद्य जाल था या जो खाद्य श्रृंखला थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है वो आता है पर्यावरणीय असंतुलन। वनोन्मूलन का एक अन्य दुष्प्रभाव है। जैसे पर्यावरणीय असंतुलन कैसे आता है, जैसे कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं तो उनसे क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिसबैलेंस हो रहा है और उसके कारण भी वन जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं और वनों की कटाई के कारण ये लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जंगलों पे ही आश्रित हैं। हमने जब जंगल के प्रोडक्ट देखे थे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें जंगलों से मिल रहे थे और उसी प्रोडक्ट के थ्रू जो बहुत सारे लोग थे वो अपनी जीविका चला रहे थे। तो जैसे ही जंगलों का कटान होना शुरू हो गया तो क्या हुआ, इन लोगों की जीविका पर भी सीधा असर पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि वनों की कटाई से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। वो कैसे होती है, कल आपने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो जब भी फ्लड आता है, जब भी बाढ़ आती है तो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं और मिट्टी के इरोजन को नहीं होने देते, यानी मिट्टी का कटान नहीं होने देते हैं। दूसरा क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट और मिट्टी में एक संबंध बनाए रखते हैं। जब अगर प्लांट वहाँ पे कटने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लांट नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मिट्टी में जो भी खनिज लवण है उन्हें बनाए रखते हैं। तो जैसे ही पेड़ कटने शुरू हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होने शुरू हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हुए तो वहाँ पे क्या हुआ, खनिज लवण की कमी आ गई, यानी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि पेड़ कम हो गए हैं, यदि वनों की कटाई हो रही है तो मिट्टी भी क्या होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट जो लास्ट इम्पोर्टेंट है कि जो वाटर साइकिल होती है, यानी जो जल चक्र होता है वो क्या होता है, वो गड़बड़ा जाता है। कल हमने पढ़ा था कि जो बारिश का जो रीजन है, वो जो बारिश का जो होना है वो पेड़ पौधों पे निर्भर करता है, क्योंकि पेड़ पौधे में क्या हो रहा था, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही थी। जो पानी था वो भाप के रूप में हमारे वायुमंडल में जा रहा था और वायुमंडल में इसने किसका निर्माण किया, बादलों का निर्माण किया। बादलों के बीच में घर्षण हुआ और बारिश हो गई। तो ये क्या है, ये एक जल चक्र है जो कि डायरेक्टली किस पे निर्भर करता है, पेड़ पौधों पे निर्भर करता है। यदि पेड़ पौधे कटने लग जाएंगे तो ये जो जल चक्र है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो ये आपने देखा वनों की कटाई के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। आपने जाना कि वनों की कटाई के क्या रीजन थे, क्यों वन कट रहे हैं, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इस डिफॉरेस्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप और हम, यानी हम सभी डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ आपके पास एक इमेज आपको आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वनों की कटाई को रोकने के हमारे पास कुछ उपाय आते हैं। तो उन उपाय में सबसे पहला क्या है कि जब भी और जहाँ भी संभव हो एक पेड़ लगाएं या एक से ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी है तो लगाएं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घरों के आसपास पेड़ लगा सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, आप अपने जो स्कूल का जो ग्राउंड है, जो बगीचा होगा, जो गार्डन होगा, वहाँ पे पेड़ और पौधों को लगा सकते हैं। या फिर जहाँ पे बड़े पेड़ को उगाना संभव ना हो वहाँ पे आप छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। आप फूलों के पौधे लगा सकते हैं या फिर आप ऑर्नामेंटली सजावटी प्लांट भी वहाँ पे लगा सकते हैं। और जहाँ पे आपके लिए जगह भरपूर है तो वहाँ पे आप बड़े पेड़ लगा सकते हैं। और यदि आप फलदार पेड़ लगाएं तो वो तो और भी अच्छा होगा, यानी आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण की अवधारणा पर भरोसा करें। इसे हम क्या कहते हैं, 3R टेक्निक कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कहा रिड्यूस, फिर हमने कहा रीयूज और फिर हमने कहा रिसाइकल। यानी कि जो भी जो चीज़ें जो यूज़ करते हैं हम उनका जो यूज़ है वो कम करें, यानी कि उतना ही करें जितना हमें आवश्यकता है, आवश्यकता से ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें। पुनः उपयोग करें, जैसे कि हमने कोई चीज़ यूज़ कर ली है तो मैंने इसको एग्जांपल दिया था, जैसे आपकी कॉपी है, अब आप नेक्स्ट क्लास में जब जाते हैं, जो आपकी प्रीवियस क्लास की कॉपी में अगर कॉपी के कुछ पेजेस बच जाते हैं जो खाली हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन पेजों को निकाल कर उन्हें स्टेपल करके रफ कॉपी बना सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसका रीयूज कर दिया, क्योंकि अगर आप उसका रीयूज नहीं करते तो पूरी कॉपी क्या होती, पूरी कॉपी को आप फेंक देते हैं। या फिर पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करें कि जिनका रिसाइकल हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम जो यूज़ होने वाली जो चीज़ें होती हैं, खासकर जो जंगलों से हमें मिल रही हैं, जैसे कि जो हमारी कॉपी बनती है वो भी हमें पेड़ों से मिलती है, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं, उनका जो हम यूज़ है वो हम उसी तरीके से करें, उतना ही करें जितना कि हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आया कि ये सेम इसी से रिलेटेड है, जो अभी हमने जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि कागज के उपयोग को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि यह एक पेड़ के माध्यम से प्राप्त होता है। तो अब आपने जाना है कि जो आपकी कॉपी और आपकी जो बुक्स होती है वो क्या होती है, वो पेड़ों से ही हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि वनीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमें प्लांटेशन क्यों करना है, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। जब तक किसी को इसका रीजन पता नहीं होगा वो इससे फॉलो नहीं कर सकता है। जैसे कि किसी को अगर पता ही नहीं होगा कि जंगलों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और मतलब पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और पेड़ों से हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, उन्हें किसी को यही नहीं पता होगा कि जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो कहाँ से बनती है, पेड़ों से बनती है। तो जब तक उन्हें उनके महत्व के बारे में पता नहीं होगा वो उसे बचाने की दिशा में नहीं सोच सकते हैं। यानी कि इसके लिए किसकी जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं उन्हें जो वन है या पेड़ पौधे हैं उनका महत्व पता नहीं है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें ऑब्वियस सी बात है उन्हें भी पता नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि वनों या वृक्षों का हम उन्हें महत्व समझाएंगे। उसके बाद हम उन्हें बताएंगे कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है यानी वनों की कटाई होती है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और वो कैसे हमें हार्म पहुंचाते हैं। उसके बाद हम उन्हें ये बताएंगे कि हम किस प्रकार से वनों की रक्षा कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़ों को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है कि ऐसे उत्पादों का प्रचार करें जो सुनिश्चित करे कि वनों की कटाई कम हो या ना हो। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप वनों की कटाई को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो आपके पास आता है, आपके पास एक पिक्चर आएगी जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं वो पेड़ को लगा रहे हैं। इसी प्रकार से आपने भी क्या करना है, जहाँ पे भी संभव हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे एक पौधा उग सकता है, यहाँ पे एक पेड़ लग सकता है, तो वहाँ पे आप पेड़ लगाएंगे। और आप कोशिश करेंगे कि कम से कम आप अपने घरों में तो पेड़ पौधे खूब लगाएं। यदि बड़े वृक्ष नहीं लगा सकते तो आप छोटे छोटे पौधे लगाएं, फूल के पौधे लगाएं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप जो हमारे पर्यावरण में जितने भी पेड़ कम हो रहे हैं आप उनकी भरपाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं आई होप आपको वो सारे समझ में आए होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिनके थ्रू हमारे जो जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं। आपको उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को टिक कर, सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाइल्ड एनिमल नहीं है, यानी कि कौन सा जंगली जानवर नहीं है। जंगली जानवर कौन होते हैं? जो जिनका घर जंगल में ही होता है, उनका हैबिटाट जंगल में ही होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या है? बियर है। आप इसके ऑप्शन जैसे ही पढ़ेंगे आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि आपका जो आंसर है वो क्या है। आपका जो आंसर है वो है डी यानी गोट। अब गोट क्या है? गोट को हम पालते हैं अपने घरों में। आपने देखा होगा कि गोट क्या है? एक पालतू पशु है। तो आपका जो आंसर आया वो आया डी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है सी यानी हनी। तो हनी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। और हनी कैसे किसके द्वारा कलेक्ट होता है? हनी बीज के द्वारा कलेक्ट होता है, यानी मधुमक्खियां क्या करती हैं? इसे कलेक्ट करती हैं। और कहाँ से कलेक्ट करती हैं? ये करती हैं फूलों से, यानी फूलों में जो नेक्टर होता है उसे कलेक्ट करती हैं और हनी का फॉर्मेशन करती हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूफ ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री इज कॉल्ड, यानी कि जो जंगल की जो छत बनाई जाती है लंबे पेड़ों के द्वारा उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑलरेडी आपके सामने है, इसे क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था जंगल का तो हमने कैनोपी के बारे में पढ़ा था कि कैनोपी क्या है? सबसे ऊपरी लेयर होती है जंगल की, यानी इसमें क्या है कि बड़े बड़े वृक्ष आएंगे जो कि क्या एक जंगल को पूरी छत बना देते हैं, या फिर ये क्या एज अ एम्ब्रेला बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो सनलाइट पड़ती है वो कैनोपी वाले ट्रीज में ही पड़ती है। तो आपका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है कि अंडर स्टोरी आर फॉर्म ड्यू टू। अब ये कह रहा है कि जो सेकंड लेयर होती है अंडर स्टोरीज वो फॉर्म्ड होती है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो सही ऑप्शन है उसे टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा डी, यानी ये क्या कह रहे हैं? अंडर स्टोरीज जो लेयर होती है वो किसके द्वारा बनती है? ए है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन्स, डिफरेंट साइज ऑफ क्राउन्स, डिफरेंट हाइट ऑफ ट्रीज एंड ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो अंडर स्टोरी में क्या आती हैं? बहुत लंबे ट्री भी आते हैं और डिफरेंट हाइट के ट्रीज भी आते हैं। डिफरेंट साइज का जो क्राउन होता है वो डिफरेंट साइज होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सारे ही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ रहा है वो है डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इनटू, यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, वो डेड प्लांट और एनिमल टिश्यू को किस में बदल देते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें क्ले, ह्यूमस, इनऑर्गेनिक और सॉइल है। तो इनमें से आप क्या करेंगे? आप सही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आपके पास आया वो आया बी यानी कि ह्यूमस में। और इसी ह्यूमस से क्या बनती है? यही ह्यूमस खाद होती है सॉइल के लिए, जो कि सॉइल के प्रोडक्टिविटी को क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो है अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड चेन इज प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि आपने कल फूड चेन के बारे में पढ़ा था। तो आपको क्या करनी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही क्या है? फूड चेन है। अब इन फूड चेन को आप सीक्वेंस में लगाएंगे कि पहले कौन सा आएगा, यानी कि पहले किसे कौन खाएगा, उसके बाद उसे कौन खाएगा। तो इस बेसिस पे आप क्या करेंगे? एक चेन बनाएंगे। तो सबसे पहला जो आपके पास है कि ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया,
स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रास है, ग्रास को फिर स्नेक ने खाया, स्नेक को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खाया। तो ये जो सेकंड है ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इंसेक्ट स्नेक को नहीं खा सकते, इंसेक्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो सी आपके पास आता है वह है ग्रास, ग्रास को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, ईगल को इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया। तो और ये भी आपके पास पहले ही गलत आ गया, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट ईगल को भी नहीं खा सकते हैं, वो बहुत छोटे ही होते हैं। डी है कि ऑल आर पॉसिबल, तो डी भी गलत है, क्योंकि इनमें से जो दो हमने देखे थे वो गलत थे, बी और सी। सो डी भी गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर आया ए, यानी ग्रास को पहले इंसेक्ट ने खाया, उसके बाद फ्रॉग ने खाया और उसके बाद स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड। यानी कि आपको क्या बताना है कि वो सीक्वेंस जिसमें क्या हो रहा है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो आपको उसका सीक्वेंस बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि किसी को खाना या किसी का खाना बनना, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर लिया है कि इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं। तो आपका जो आंसर आया वो आया फूड चेन। फूड चेन आपके पास, फूड चेन में हमने यही कहा था कि कोई पहले किसी को खाता है, यानी पहले वो खाएगा, उसके बाद वो किसी और का खाना बनेगा, इसे ही हमने फूड चेन कहा था। और हमने देखा था कि बहुत सारी फूड चेन मिलके क्या बना रही हैं? फूड वेब बना रही हैं, यानी खाद्य जाल बना रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा पी, यानी कि फूड चेन। ये जो क्वेश्चन है यह आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि आपने फॉरेस्ट का रोल बताना है, यानी फंक्शन बताना है या कार्य बताना है। तो आपने क्या करना है कि फॉरेस्ट का रोल बताना है। इन चारों ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए कि इनमें कौन कौन सा फॉरेस्ट का रोल है या फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन आप पढ़ेंगे वो है प्रोवाइड फूड। जंगल क्या करते हैं? फूड को प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा था कि हम जो भी अपना फूड लेते हैं वो प्लांट से ही लेते हैं। सेकंड है शेल्टर, ए में ही है प्रोवाइड फूड शेल्टर। अब शेल्टर क्या आता है कि आश्रय प्रदान। हम पढ़ा था बहुत सारे जो जंगली जीव होते हैं वो जंगल में ही रहते हैं, इवन जो ह्यूमन बींग्स थे यानी हम लोग थे, तो जब आदि मानव थे तो हम भी जंगलों में ही रहते थे। नेक्स्ट है वाटर, वाटर भी हमें जंगलों से मिलता है। और नेक्स्ट है मेडिसिन, तो आपने देखा था कि बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं? वो प्लांट से हमें मिलती हैं। जो भी हमारे पास ऑप्शन आया वो आया प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि ये मिट्टी के कटान को रोकता है। और कैसे रोकता है? जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं, यानी उन्हें पूरा पकड़ मतलब टाइटली जकड़ के रखती हैं। अब जब पानी आएगा यानी जब भी बाढ़ आएगी तो वो क्या करेगी? वो सॉइल को ईजिली नहीं काट सकती है, तो क्या करेगा? ये मिट्टी के कटान को रोकता है। प्रिवेंट फ्लड यानी कि बाढ़ को रोकना। हमने ये भी देखा था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? बाढ़ को रोकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी ऑल ऑफ दीज। जो जंगल के जो फंक्शन है या रोल है इनमें से सभी है, यानी कि फूड भी हमें मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, वाटर एंड मेडिसिन भी मिलती है, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, फ्लड को भी प्रिवेंट करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ये वाला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट एनिमल इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट एनिमल जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं इनमें से सबसे छोटा जो एनिमल है वो कौन सा है, वो आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर का जो आपके पास आंसर आता है वो है डी, यानी पॉर्क्यूपाइन इनमें से सबसे छोटा एनिमल है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ट्री, यानी इनमें से ट्री का नाम नहीं है, यानी आप बताएंगे, आप पढ़ेंगे, पहले नाम पढ़ने हैं और फिर आप बताएंगे कि इनमें से पेड़ का नाम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी पॉर्क्यूपाइन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 9 में ही मिल गया था, क्योंकि इसमें क्या था, पॉर्क्यूपाइन क्या था, एक एनिमल था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा सी। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अपने सही आंसर को भी टिक करेंगे। तो क्लास, हमने ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 17, जिसमें हमने पढ़ा था फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन, इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक देखे थे उन सारे ही हमने कवर कर लिए हैं। जिसमें आपने देखा कि जो जंगल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जंगल में जो कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और आपने देखा कि जो जंगल का जो घटक थे, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ थे, यानी स्वपोषी, परपोषी, तो इनके बारे में भी आपने जाना। साथ ही आपने देखा कि जो जंगल है हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और आपने ये भी जाना कि जो इसके साथ साथ जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है, यानी कि जो जंगलों की कटाई है, जंगलों की कटाई का की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही आपने देखा कि जो जंगलों की कटाई के क्या प्रभाव है और उनके क्या क्या रीज़न है, यानी कि ऐसे कौन से रीज़न है जिससे कि जंगल लगातार कट रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि जंगलों के कटने से उसका जो इफेक्ट था वो क्या था। उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, यानी कि जो वनों की कटाई है हम उसे कैसे रोक सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो उपाय निकल के आता है वो यही है कि हम क्या करें, जितना ज़्यादा हो सके हम प्लांटेशन करें, यानी प्लांट्स को लगाएं। इसके साथ ही हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट आपको है तो आप नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।